अनुराग अपना आपा खो बैठता है और गुस्से गुस्से में बोल पड़ता है, क्योंकि ये बात मुझे खुद यक्षिणी ने बताई है। जब प्रशांत ये बात अनुराग के मुंह से सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। अनुराग मनी मन घबराते हुए सोचने लग जाता है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। प्रशांत हकलाते हुए अनुराग से कहता है, क्या कहा यक्षिणी ने? अनुराग बात को घुमाते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि जब मैं यक्षिणी की कहानी के बारे में पता कर रहा था तो उसकी कहानी के बारे में पता करते वक्त ही मुझे उसके लोक के बारे में भी pता चला। प्रशांत फिर अनुराग से पूछ बैठता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ लेखक बाबू, कैसे आपको यक्षिणी की कहानी के बारे में पता करते करते उसके लोक के बारे में कैसे पता चल गया? अनुराग पलटकर प्रशांत से कुछ नहीं कहता है, बल्कि मन ही मन सोचने लग जाता है, ये प्रशांत तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये बात मुझे कैसे पता चली? कैसे कह दूं कि ये सब बातें मुझे खुद यक्षिणी ने बताई हैं? प्रशांत फिर अनुराग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, मेरे सवालों का जवाब दीजिए लेखक बाबू, इस तरह चुप खड़े मत रहिए। आगे की बात प्रशांत अनुराग को घूरते हुए कहता है, या फिर कह दीजिए कि अपनी कहानी में मसाला डालने के लिए आपने भी बाकी के लेखकों की तरह झूठ लिखा है, मनगढ़ंत लोग बनाए हैं। यक्षिण लोग तो बनाए ही है, साथ में यक्षिणियों के प्रकार भी बना दिए जिनके पास अलग अलग शक्तियां हैं। अनुराग ने अपनी स्क्रिप्ट में सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, कई यक्षिणियों के बारे में भी बताया था। प्रशांत उसी के बारे में बातें कर रहा था। अनुराग भी प्रशांत को घूरते हुए ही कहता है, मैंने अपनी कहानी में जो भी लिखा है सब सच है, समझे तुम प्रशांत? ये सब बातें उतनी ही सच है जितनी की यक्षिणी। प्रशांत भी बोल पड़ता है, नहीं लेखक बाबू, ये सब झूठ है, मैं तो बस एक यक्षिणी के बारे में जानता हूँ, वो है सिर्फ यक्षिणी। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, सिर्फ यक्षिणी नहीं प्रशांत, कामेश्वरी यक्षिणी। भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को ही द्वापर युग के अंत में पृथ्वीलोक पर बुलाया था उसका ताज पाने के लिए। उसके ताज में एक लाल हीरा था जिसमें कई सारी शक्तियां थी। भक्षानर वही हीरा पाना चाहता था, पर यक्षिणी ने वो देने से मना कर दिया और उसने भक्षानर के सामने एक शर्त रखी, जिसके कारण उसे अभिशाप। अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो ये सब बात इस तरह प्रशांत को अभी नहीं बता सकता था। ये सब बात उसे अपनी किताब में लिखनी थी पहले। प्रशांत अनुराग से हैरानी के साथ पूछता है, ये सब आप क्या बोले जा रहे लेखक बाबू, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुराग कहता है, तुम कुछ मत समझो प्रशांत, बस इतना समझ लो कि मैंने जो लिखा है सब सच है। प्रशांत फिर पलटकर कहता है, अगर सच है तो आप बताते क्यों नहीं, किसने बताई ये सारी बातें आपको? अनुराग प्रशांत को उसी के पुराने जाल में फंसाते हुए कहता है, जिस तरह तुमने मुझे जब यक्षिणी, भक्षानर, महाडायन के बारे में बताया था और वादा लिया था कि मैं किसी को ना बताऊं कि ये बातें तुमने मुझे बताई हैं, उसी तरह मैंने भी आगे किसी से वादा किया है कि मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। प्रशांत मन ही मन सोचने लग जाता है, इस गांव में और कौन आ गया जिसको मेरे अलावा भी भक्षानर और महाडायन के बारे में पता है? कुछ देर तक प्रशांत खामोश ही रहता है और अगले ही पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, बल्लू काका, क्या तुम्हें बल्लू काका ने ये सब बातें बताई हैं? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, बल्लू काका मुझे ये सब बातें क्यों बताएंगे प्रशांत? उन्हें आखिर पता क्या है भक्षानर के बारे में? मुझे तो लगता है उन्हें भक्षानर का नाम भी नहीं पता होगा। प्रशांत मन में सोचने लग जाता है, अगर बल्लू काका वो शख्स नहीं है तो फिर वो कौन है जिसे भक्षानर और महाडायन के बारे में पता है? प्रशांत कुछ बोलता उससे पहले ही अनुराग टॉपिक बदलते हुए कहता है, प्रशांत तुम ना ये सब छोड़ो और ये बताओ, यक्षिणी एक डायन कहानी का पहला चैप्टर यक्षिणी क्या है तुम्हें कैसा लगा, ताकि मैं आगे की कहानी लिख सकूं। आगे मुझे भक्षानर के बारे में भी तो लिखना है। प्रशांत कुछ डरते हुए कहता है, क्या कहा, भक्षानर? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, जिस तरह मैंने यक्षिणी के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा है, उसके बारे में हर एक बात बताई है, उसी तरह भक्षानर के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। उसका वजूद कैसे शुरू हुआ और उसका अंत भी हो पाया या नहीं। अनुराग की बात सुनकर प्रशांत और घबरा जाता है। प्रशांत बौखलाहट के साथ डरते हुए कहता है,
नहीं नहीं लेखक बाबू, भक्षानर के बारे में नहीं। आप तो यक्षिणी पर कहानी लिखने वाले थे ना, तो अब ये बीच में भक्षानर कहाँ पर आ गया? अनुराग प्रशांत को समझाते हुए कहता है, भक्षानर ही तो यक्षिणी की कहानी का अहम किरदार है प्रशांत। आखिर उसी के कारण तो यक्षिणी की कहानी शुरू हुई थी। अगर वो नहीं होता तो यक्षिणी कहाँ होती? मैंने तो सोच लिया है, मैं भक्षानर पर जरूर एक चैप्टर लिखूंगा और उस चैप्टर का नाम होगा भक्षानर का अंश, जिसमें भक्षानर के बारे में हर एक बात लिखी होगी कि कैसे वो यक्षिणी को इस पृथ्वी लोक पर बुला पाया। आखिर उसमें ऐसी क्या बात थी? प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं लेखक बाबू, इस भक्षानर को तो आप रहने दीजिए। बस इतना लिख दीजिए कि भक्षानर ने यक्षिणी को बुलाया था, और कुछ मत लिखिए भक्षानर के बारे में। अनुराग को चिढ़ते हुए कहता है, प्रशांत लेखक मैं हूं, तुम नहीं। मुझे अच्छे से पता है मुझे अपनी कहानी में क्या लिखना है और क्या नहीं। मैंने सोच लिया है कि भक्षानर के बारे में तो मैं लिख कर ही रहूंगा। आखिर वही यक्षिणी की कहानी का खलनायक है। प्रशांत फिर कुछ पलटकर कहता, उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, तुम ना बस ये बताओ कि ये स्क्रिप्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, ये कैसी लगी तुम्हें? प्रशांत मन में कुछ सोचता है और फिर कुछ डरते हुए कहता है, लेखक बाबू, मैं आपको एकदम से ऐसे कैसे जवाब दूं? वो क्या है ना, जल्दी जल्दी पढ़ी तो इस पर समीक्षा देना मुश्किल है। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मैं इसे एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। अनुराग धीरे से बड़बड़ाता है, अब मैं क्या करूँ? रात हो गई है, यक्षिणी आ गई होगी और मुझे उससे आगे की कहानी जाननी है। अगर यहाँ पर रुक गया तो आगे की कहानी नहीं जान पाऊंगा। आखिर आज वो मुझे भक्षानर की कहानी सुनाने वाली है। वो कहानी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। आखिरी लाइन अनुराग इतनी तेज बड़बड़ाता है कि प्रशांत वो बात सुन लेता है और हड़बड़ाहट के साथ प्रशांत से पूछ बैठता है, इंतजार कर रही होगी? कौन इंतजार कर रही होगी लेखक बाबू आपका? अनुराग बात को घुमाते हुए कहता है, कहानियां प्रशांत, मेरी कहानियां मेरा इंतजार कर रही होगी। आखिर मैं रात को ही तो कहानियां लिखता हूँ, रात को ही मेरे मन में ख्याल आते हैं। रात निकल गई तो कहानी भी नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। एक काम करो, अभी इस पहले चैप्टर को तुम अपने पास रखो, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। प्रशांत कुछ पलट कर कहता, उससे पहले ही अनुराग वहां से निकल जाता है। अनुराग का वहां से इस तरह जाना प्रशांत को बहुत अजीब लगता है। उसके मन में अनुराग को लेकर कई सारे सवाल आ जाते हैं। प्रशांत मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये लेखक बाबू को हो क्या गया है? जब से अमावस्या की रात गुजरी है ये बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इनको इन सब बातों के बारे में आखिर पता कैसे चला, वो भी इतनी गहराई से। एक पल के लिए तो मुझे लग रहा था खुद यक्षिणी ने अपने बारे में उन्हें इतनी सारी जानकारी दी है। कुछ न कुछ राज की बात तो जरूर है जो लेखक बाबू मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे वो राज की बात पता लगानी ही होगी। प्रशांत अपने हाथ में पकड़ी हुई स्क्रिप्ट को देखते हुए कहता है, जब तक वो राज की बात मुझे पता नहीं चल जाती, लेखक बाबू की कहानी का ये पहला अध्याय मेरे पास ही रहेगा। देखता हूँ कैसे राज पर से ये पर्दा नहीं हटाते। इतना कहकर प्रशांत उस स्क्रिप्ट को कसकर थाम लेता है। इस वक्त प्रशांत ने अपने हाथ में वही स्क्रिप्ट थामी हुई थी जो सालों बाद बिंदु के हाथ लगी थी, जब वो अपने घर में वांगला त्योहार की साफ सफाई कर रही थी। यही स्क्रिप्ट वो युग और अपने दोस्तों के पास ले गई थी, और युग और उसके दोस्त परेशान हो गए थे ये सोचकर कि आखिर प्रशांत के पास अनुराग की कहानी की स्क्रिप्ट कैसे पहुंची थी। इसी चैप्टर की आखिरी लाइन में लिखा हुआ था कि द्वापर युग के अंत में कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भक्षानर था। यही लाइन मिट गई थी और बस भक्षानर लिखा बच गया था। यहीं से युग और उसके दोस्तों ने पहली बार भक्षानर का नाम सुना था। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो जाते से ही हर कमरे के अंदर यक्षिणी को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे यक्षिणी कहीं नहीं दिखती है। वो मायूस हो जाता है और थक हार कर वापस से अपने कमरे में रखी टेबल पर आकर बैठ जाता है। पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में वो टेबल ही अनुराग की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। वहीं पर उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। जब भी सबसे ज्यादा उदास होता था उसी टेबल पर जाकर बैठ जाया करता था। अनुराग गुस्सा करते हुए खुद से बड़बड़ाता है, यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था रात होते ही आ जाएगी, फिर कहाँ रह गई वो? ऊपर से ये प्रशांत, इसने अलग मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे ना स्क्रिप्ट लेकर उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करता, मैंने उससे वादा किया था ना, और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। उसे हर कदम पर निभाता हूँ चाहे कुछ हो जाए। अनुराग दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका सिर बहुत तेज दुख रहा था। वो प्रशांत और भक्षानर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। अभी अनुराग ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर अपनी आंखें बंद करी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके माथे पर किसी लड़की ने हाथ रखा है। उसे मुलायम हाथों का स्पर्श होने लग जाता है। उन मुलायम स्पर्श के साथ ही अनुराग को यक्षिणी की प्यारी सी आवाज भी सुनाई देती है। मेरे लेखक बाबू का सिर दुख रहा है, मैं अभी अपने लेखक बाबू का सिर दबा देती हूँ, उनका सारा दर्द गायब हो जाएगा। मैं अपने लेखक बाबू को जरा सा भी दर्द नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अभी यक्षिणी ने एक दो बार ही अनुराग के माथे पर अपने हाथ फेरे थे कि अनुराग के सिर का सारा दर्द गायब हो जाता है। उसे बहुत रिलैक्स फील होने लगता है। जैसे ही अनुराग को थोड़ा ठीक लगता है, अनुराग तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों के सामने यक्षिणी थी, जिसे हर बार की तरह इस बार भी अनुराग बस देखते ही रह गया था। इस बार यक्षिणी गोल्डन साड़ी पहनकर आई थी, जिसमें वो किसी परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी जानबूझकर रोज अलग अलग अंदाज में सज धज कर आती हो, ताकि अनुराग अपनी कहानी भूलकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। पर इस बार अनुराग यक्षिणी के रूप जाल में नहीं फंसता है। उसके दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि उसे आज किसी भी हाल में यक्षिणी से भक्षानर के बारे में सब कुछ जानना है। अनुराग तुरंत यक्षिणी से पूछ पड़ता है, अच्छा हुआ यक्षिणी तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे जल्दी बताओ, आखिर ये भक्षानर कौन था, उसकी क्या कहानी है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।